हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर, जहां पर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विप्रो के टेक्निकल इंटरव्यू को। यानी कि इस वीडियो के बाद आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि आपका जो इंटरव्यू है वो किस तरह का होने वाला है और आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो ये जो विप्रो का इंटरव्यू आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, ये पूरा का पूरा रिलेटेड है एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस से। ये मतलब एक जो हमारे विप्रो के कैंडिडेट थे उनसे ये चीज़ें पूछे गई थी, तो वही सेम क्वेश्चंस मैं आपको शो करने वाला हूँ, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल का किस तरह से आपसे चीज़ें पूछे जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आपको अपने आप के बारे में यानी प्रिपेयर करना है। और ये चीज़ वैसे आपने प्रिपेयर कर रखी होगी, नहीं कर रखी तो हम जब एचआर के राउंड के बारे में एक वीडियो में डालूंगा वहाँ पर, तो उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपको यहाँ पर किस तरह से बोलना है। अभी के लिए हमारा मेन फोकस जो है वो हमारा टेक्निकल राउंड पर है। तो देखिए, टेक्निकल राउंड में ही सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाने वाला है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ताकि आप वहाँ पर कंफर्टेबल हो सके। थोड़ा जब आप अपने बारे में बताएंगे तो वहाँ पर आप थोड़े से कंफर्टेबल हो सके, इसीलिए आपसे ये चीज़ पूछी जाएगी कि आप अपने बारे में पहले कुछ बताएं। तो टेक्निकल इंटरव्यू भी इसी तरह से शुरू होता है, या आपका कोई सा भी राउंड होगा तो वो आपका इसी तरह से शुरू होगा, आपके बारे में पूछकर। यानी कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये सबसे पहला क्वेश्चन आपका होने वाला है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। उसके बाद है कि आपसे पूछेंगे ब्रीफली डिस्कशन ऑन एकेडमिक प्रोजेक्ट। अब ये है कि मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ये एक कैंडिडेट से इस तरह से सीक्वेंस में पूछी गई हैं, लेकिन आपसे हो सकता है इस सीक्वेंस में ना पूछें, आपसे मतलब कुछ आगे पीछे पूछे, बट आपको इस चीज़ का अंदाज़ा यहाँ से मिल जाएगा कि किस तरह का होने वाला है। तो देखिए, पहला है कि आपके बारे में पूछो। उसके बारे में देखिए, प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन आपसे होगा कि आपने जो रिज्यूमे में प्रोजेक्ट ऐड कर रखे हैं उसके बारे में आपको डिटेल होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये टिप दी है, ये यही है कि आपने अब तक तो रिज्यूमे सेंड कर दिया होगा अगर आप विप्रो के लिए कर रहे हैं, विल्प के लिए, और अगर आप एनएलटीएच के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये टिप है कि आप अपने रिज्यूमे में प्रोजेक्ट ऐड करें। डेफिनेटली एक प्रोजेक्ट तो आपके रिज्यूमे में होना ही चाहिए, ताकि आप जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपसे ये चीज़ एक्सपेक्ट करता है कि हाँ, आपने 4 साल 3 साल अब कर कॉलेज में बिताए हैं तो कुछ तो किया ही होगा, तभी आप वहाँ पर जॉब के लिए जा रहे हैं। और ये मतलब आपका इंप्रेशन अच्छा कर सकता है। आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया, चाहे चाहे कितना भी बेसिक प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन आपको उसके बारे में डिटेल होनी चाहिए, तो वहाँ पर आप अपने इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हैं। और जो इसका डिस्कशन है समर ट्रेनिंग यानी कि इंटर्नशिप। अब क्या है यहाँ पर कि आप अपने इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस बताएंगे पूरा। अब एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं कि आप कैसे आपको इंटर्नशिप मिली, वो आपको नहीं बताना। आपने अगर इंटर्नशिप कर रखी है तो आप रिज्यूमे में ऐड करें, नहीं कर रखी तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट ये दोनों है कि अगर आपके पास मान लीजिए इंटर्नशिप आपने एक भी नहीं कर रखी, तो आपके पास कम से कम 2 या 3 तो प्रोजेक्ट होने ही चाहिए, जिससे इंटरव्यूअर को पता चलेगा कि मतलब इंटर्नशिप नहीं भी करी अगर, और हो सकता है कई बार कि आपने इंटर्नशिप नहीं मेंशन कर रखी और आपने प्रोजेक्ट थोड़े से अच्छे मेंशन कर रखे हैं, तो प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन हो जाए, इंटरव्यूअर के दिमाग में इंटर्नशिप की चीज़ आए ही ना, वो पूछे ही ना। लेकिन अगर आपने मतलब यहाँ पर ना इंटर्नशिप मेंशन कर रखी है, ना कोई प्रोजेक्ट मेंशन कर रखा है, तो वो मतलब एक अच्छा नहीं होगा। तब वही है कि आप अपने वहाँ पर स्किल्स बहुत तगड़ी शो करें, आप इंटरव्यू क्रैक करें, बहुत ज़्यादा इंप्रेस करें, तब हो सकता है। लेकिन आप इन दोनों में से आपका है कि एटलीस्ट, और अगर आपके पास एक इंटर्नशिप और एक प्रोजेक्ट है तो वो तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप दोनों का बैलेंस लेके चलें। उसके बाद आप बताइए यहाँ पर कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजी पर इंटर्नशिप पे काम किया है। जैसे आपने बोला कि मैंने पाइथन पर काम किया है, मशीन लर्निंग पे, वेब डेवलपमेंट पे, जिस भी टेक्नोलॉजी पर, पीएचपी पे किया है, जावा पे किया है, जैसे भी किया है। लेकिन बात यह है कि आपने जिस भी टेक्नोलॉजी पे काम किया है उस टेक्नोलॉजी की आपको नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि आपने पाइथन पे किया है तो आपको पाइथन का पता होना चाहिए। आप उन्हें बताएंगे कि मैंने पाइथन में वेब डेवलपमेंट किया, यानी कि मैंने जेंगो फ्रेमवर्क पे काम किया, तो आपको जेंगो के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपने बोला मैंने पाइथन में जीयूआई के ऊपर कुछ काम किया है, तो आपको उसके टी के इंटर मॉड्यूल या फिर जो भी हमारे PYQT जो भी जीयूआई बनाने के काम आते हैं वो आपने करे होने चाहिए। आपने बोला कि आपने जावा में स्प्रिंग पे काम किया, तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप याद रखें, आप वहाँ पर वही चीज़ें बताएं, वही चीज़ें रिज्यूमे में इंटर करें जो आपने कर रखी है, जिसकी आपको नॉलेज है, यानी कि जहाँ पर आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी चीज़ लिखेंगे तो आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे जो आपको नहीं आती। टेल व्हाट प्रॉब्लम्स यू फेस देयर, कि वो आपसे ये भी चीज़ पूछ सकते हैं कि आपने इंटर्नशिप में कोई ऐसा काम किया जहाँ पे आपको चैलेंज कुछ फेस हुआ या प्रॉब्लम कुछ आई, तो आप वहाँ पर बताइए कि अगर आपकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आपको आई है वहाँ पर कि हाँ,
कि एक बहुत ही इस तरह का बग था जो रिसॉल्व करना मतलब बहुत ही मुश्किल हो रहा था, तो उसको मैंने रिजॉल्व किया। अब कैसे किया आप बताइए कि आपने मतलब किसी की हेल्प ली, या वहाँ पे जो मेंटर था, या आपके टीम मेंबर्स ने हेल्प की, या आपके कोई फ्रेंड ने मतलब हेल्प की आपकी, या फिर आपका कोई यानी कि स्टैक ओवरफ्लो, गूगल, आपने कहाँ से भी हेल्प ली, किस तरह से आपने सॉल्व किया, पूरी अप्रोच बताइए। तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छी मतलब एक बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा आपका, जब आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद आप अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बताइए। तो जब वो आपसे मतलब आपके ट्रेनिंग और इस इंटर्नशिप के बारे में डिस्कस करें, तो आपको क्या करना है, आप मतलब शुरू करिए कि आपने जैसे बताइए कि मैंने इस टेक्नोलॉजी पे काम किया था, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट चल रहा था वहाँ पर कंपनी में, तो मैं एज अ इंटर्न हायर हुआ, तो मुझे इस तरह का उन्होंने काम असाइन किया, तो मैंने किया, जिसको करने में यहाँ पर इस तरह की मुझे प्रॉब्लम आई, यहाँ पर एक इस तरह का बग था जो मतलब मैंने रिजॉल्व किया। अब मतलब बहुत टाइम मुझे लगा, मैंने उसके ऊपर कड़ी मेहनत की। तो उसके बाद आप लास्ट में मतलब जब आप अपना ये वाक्य ख़त्म कर रहे हो, तो आप उसको बताइए कि द टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, लाइक आई हैव लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम देयर, आई गॉट एक्सपीरियंस दिस एंड आप वहाँ पर मतलब बहुत सारी चीज़ें आप मेंशन करिए। तब उसको ये चीज़ पता चलेगी कि हाँ आपने रियल लाइफ में मतलब प्रोजेक्ट पे काम किया, आपको प्रॉब्लम आई, आपने सॉल्व किया, यानी कि आप चैलेंज मतलब दमदार कैंडिडेट हैं कि आप वो चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरह की आप ये चीज़ें हैं करिए। फिर आपका इंटरव्यूअर जो है वो आपसे ये पूछ सकता है कि आपको जावा की नॉलेज है या नहीं। अब वो आपसे जावा पूछ सकता है, सी पूछ सकता है, सी प्लस प्लस, यानी कोई भी लैंग्वेज पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि जावा ही पूछे। अब देखिए, आपको अगर जावा आती है, यानी कि जितनी आती है आप बोलिए कि हाँ मुझे जावा आती है, बेसिक्स आते हैं, यानी कि जैसे मुझे लूपिंग फंक्शन वगैरह इस तरह की चीज़ें आती हैं, जितनी आपको आती हैं, तो आपको उससे रिलेटेड बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए कि हाँ ये स्टैटिक का क्या होता है, या पब्लिक फंक्शन क्या होता है, स्टैटिक मेंबर क्या होता है, आपके प्रोग्राम में एक या एक से ज़्यादा मतलब यहाँ पर पब्लिक फंक्शंस बन सकते हैं या नहीं है, कि इनहेरिटेंस किस तरह से काम करता है, आपको ये चीज़ें फिर पता होनी चाहिए। और अगर आपको नहीं आती तो आप मतलब सीधा इस तरह से बोलिए, मतलब आप डिफेंड करिए कि जावा मतलब आप बताइए इस तरह से कि हाँ मेरे सिलेबस में जावा थी, मैंने जावा पढ़ी भी है, बट जावा मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगी, क्योंकि उसी पीरियड में मैं पाइथन कर रहा था, तो मुझे पाइथन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया, तो मैंने पाइथन को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, मैंने उसमें ये फ्रेमवर्क पढ़ा, मैं मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट आया। इस तरह से जो भी आप मतलब वहाँ पर अपने आप को डिफेंड करिए कि हाँ इससे बेटर मैं इस चीज़ को जानता हूँ, तो आप मुझसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। अब जब आपने उसको इंटरव्यूअर को ये चीज़ बता दी है कि आप मुझसे इससे रिलेटेड चीज़ें पूछो, तब वो आपको ये चीज़ वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि अब आपने बोला है कि आपको जावा से बेटर पाइथन आती है, आपने मशीन लर्निंग का काम किया है, तो आपको यहाँ पर मशीन लर्निंग की नॉलेज होनी चाहिए। अब वो आपसे मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम पूछ सकता है कि आपने कौन सी एल्गोरिदम पे काम किया, आपने डेटा सेट कहाँ से लिया, आपने किस तरह से इसको एनालाइज किया, जो भी चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है। तो आप जो भी बोलें, आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने इससे बेटर मुझे यहाँ पर वेब डेवलपमेंट था, तो मुझे इंटरेस्ट वहाँ पर आया, तो मैंने जावा स्क्रिप्ट करी, मैंने रिएक्ट किया, मतलब जो भी आप उससे रिलेटेड चीज़ें बताएं जिसकी आपको नॉलेज है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर डीबीएमएस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। अब ये नॉर्मलाइजेशन हम डीबीएमएस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ मैं आपको बता दूं, जो ये डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं मैं अभी स्क्रीन पर आपके, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, और जो डीबीएमएस वाली वीडियो आने वाली है वो शायद परसों वीडियो आ जाएगी, तो आपका जो डीबीएमएस वाली चीट शीट होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। फिर इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप मर्ज शॉर्ट और बबल शॉर्ट के बारे में बताइए। देखिए, शॉर्टिंग एल्गोरिदम्स और सर्चिंग एल्गोरिदम मस्ट है, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि मर्ज शॉर्ट और बबल शॉर्ट होता क्या है। तो मर्ज शॉर्ट जो होती है वो डिवाइड एंड कॉन्कोवर मतलब टेक्निक है, कि आपका एरे होता है, उसको शॉर्ट करने के लिए आप अपने एरे को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उसके बाद जाके आप उसको वहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से मतलब ये आप शॉर्ट नहीं करते, यानी कि एल्गोरिदम शॉर्ट करती है, कोड आप लिखते हैं। और इसमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो वर्स्ट केस की होती है वो आपकी बिग ओ ऑफ एन लॉग एन होती है। तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ का पता होना चाहिए, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। और जो बात है कि मर्ज शॉर्ट, आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं। और जो मतलब ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मैंने एक पोल रखा था अभी टेलीग्राम पे, तो उस पर मैंने बताया था, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें एक इंटरव्यू का आपको पता चल जाए कि ओवरऑल किस तरह से होता है। और जो सी के क्वेश्चंस आने वाले हैं उसी में मैं ये सारी चीज़ें कवर कर दूंगा, उसी में मैं आपको, यानी कि सी में क्लासेस और ऑब्जेक्ट का ऊप्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट मैं वो भी आपको उसमें कवर कर दूंगा। वो आप इस तरह से समझिए कि सी सी प्लस प्लस से रिलेटेड होने वाला है, तो वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी यहाँ पर। और वो वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि कल हो जाए, और परसों डीबीएमएस का तो अब कोशिश है मेरी, अब देखते हैं बाकी जो भी है। और अगर कल परसों तक ये नहीं हो पाए तो आप ये मान लीजिए इस सैटरडे तक, तो आपका फ्राइडे सैटरडे को तो आपका हो जाएगा, न्यू ईयर में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यानी कि आपकी एक सी और डीबीएमएस इन दोनों की वीडियो तो आपको डेफिनेटली आ जाने वाली है।
सैटरडे तक। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए और डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आपको ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ आप मर्जी रट्टा मार लीजिए, जो भी कर लीजिए, बट आपके ज़ुबान पर होनी चाहिए कि आपसे पूछे। और जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात होती है तो आप वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी सबसे पहले बताएंगे। और उसके बाद है बबल शॉर्ट। क्या होती है? तो बबल शॉर्ट एक एल्गोरिदम होती है शॉर्टिंग की, जिसमें आप अपने यानी कि जो आपका एरे होता है उसमें आप अपने जो एडजेसेंट होता है एरे का, यानी कि एक के बाद वाला है, यानी कि 0 इंडेक्स पे एक एलिमेंट है, एक 1 पे है, एक 2 पे, तो आप 0 वाले को 1 से कंपेयर करते हैं। अगर 1 वाला बड़ा है तो आप उसको स्वैप कर देते हैं और इसी तरह आपका कंपेरिजन चलता है। और वर्स्ट केस में इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग O ऑफ n स्क्वायर होती है। तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ का पता होना चाहिए। और उसके बाद फिर से यहाँ देखिए लेफ्ट आउटर जॉइन के बारे में पूछा, जो कि DBMS से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसकी भी जो आंसर है यानी कि इसकी भी प्रिपरेशन का जो DBMS वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। और फिर आपसे देखिए पूछा कि हैशिंग क्या होती है। ओवरऑल यहाँ पर देखिए ज़्यादा कुछ मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, सी लैंग्वेज से रिलेटेड है, थोड़े से DSA से रिलेटेड क्वेश्चन है, और जो कि बेसिक ओवरऑल यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है। आपको अगर बेसिक नॉलेज है तो आप ये चीज़ें आराम से बता सकते हैं। और ये बेसिक नॉलेज तो आपको ये मेरी वीडियोस देखने से ही हो जाएगी कि आप आज की ये वीडियो देखेंगे आपको चीज़ें पता चल जाएगी कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद से अगर आप अगली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपके CK और DSA और C++ DSA कुछ कॉन्सेप्ट पूरे कवर हो जाएंगे। वो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी बट वो चीज़ें आपके कवर हो जाएंगी। और फिर DBMS, तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो देखेंगे और सिर्फ आपको वीडियो देखनी नहीं है, आपको दिमाग में बिठानी है। आप थोड़े से नोट्स बना लीजिए ताकि आप आगे के लिए काम कर सकें, तो वो आपको हेल्प करने वाली है। तो अब हम समझ लेते हैं हैशिंग क्या है। ये हम दोबारा से समझ लेंगे सारी चीज़ें जब हम C वाली वीडियो करेंगे। तो लेकिन फिर भी हम यहाँ बेसिक समझते हैं कि हैशिंग एक प्रोसेस होता है कन्वर्ट करने का की और वैल्यूज़ को। यहाँ पर हम हैश फंक्शन का यूज़ करते हैं जनरेट करने के लिए, यानी कीज़। तो टोटली अगर मैं आपको मोटा मोटा ऊपर से अगर दे दूँ तो हैशिंग एक मेथड होता है, यानी कि डेटा आप स्टोर करते हैं तो आपका डेटा किस लोकेशन पर स्टोर होना चाहिए। अगर आपको हैश टेबल का कॉन्सेप्ट पता है तो आप ये चीज़ जानते हैं कि हैशिंग क्या है। लेकिन और अगर आप पाइथन के बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो की डिक्शनरी होती है आप वो समझ लीजिए। तो उसमें की और वैल्यू में डेटा स्टोर होता है। तो आपका लेट से डेटा स्टोर्ड है कि सारी लोकेशंस पर, यानी कि सारी कीज़ पर डेटा मतलब एलोकेटेड है। मान लीजिए आपके पास की नंबर 7 है, उस पर आपका कुछ डेटा स्टोर है लेट मी कोड नाम का, ठीक है। उसके बाद लेट से आपका कोई और डेटा आया तो हैशिंग की हेल्प से उसी यानी कि उसी की पर आ गया डेटा। तो क्या करना है, जो आपका हैशिंग का मेथड होगा वो उसको यानी कि वहाँ पर कोलिजन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उससे रिलेटेड करके उसको कहीं ना कहीं अच्छी जगह स्टोर करना ताकि हम उसको रिट्रीव कर सकें। तो इसी तरह का हैशिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने अभी ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं है, ओवरव्यू टाइप का ही दिया है, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा अभी C वाली वीडियो में। तो यहाँ पर आप यही चीज़ें देखिए क्वेश्चन का लेवल, और आप अपनी प्रिपरेशन थोड़ी अपनी तरफ से भी करिए। अब क्या है कि उन्होंने पूछा DBMS के बारे में ही फिर से, यानी कि सुपर कीज़ क्या होती हैं, फॉरेन कीज़ क्या होती हैं, कंपोजिट कीज़ क्या होती हैं। ये भी बिल्कुल बेसिक ही क्वेश्चन है। अगर आपको DBMS की नॉलेज है तो आपको पता होगा, और प्राइमरी की मतलब वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये भी आपको DBMS वाली वीडियो में मिलेगा। अब देखिए वर्चुअल फंक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। अब ये क्या होता है? अब जो आपका वर्चुअल फंक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म में, ये कॉन्सेप्ट आपका C में आपको नहीं मिलेगा, ये C++ में मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दे दिया है, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर। तो वर्चुअल फंक्शन क्या होता है ये समझते हैं। हमारा जो एक वर्चुअल फंक्शन होता है वो एक मेंबर फंक्शन होता है। मेंबर फंक्शन क्या होता है? अब मेंबर फंक्शन आप उसको कह सकते हैं जो कि क्लास के अंदर बनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि क्लास के अंदर अगर फंक्शन बनाया जाता है तो उसको मेंबर फंक्शन कहते हैं। और वही हमारा मतलब वर्चुअल फंक्शन, सारे हमारे जो मेंबर फंक्शन है वो वर्चुअल नहीं होते, लेकिन हम वर्चुअल फंक्शन को क्लास के ही अंदर बनाते हैं। ये चीज़ आप समझिए। और उसके बाद ये बनाया इसलिए जाता है, ये बेस क्लास में बनाया जाता है ताकि ये डेराइव्ड क्लास में इसको ओवरराइड किया जा सके, ठीक है। ये आप टर्म यहाँ पर ध्यान रखिए। थोड़ा और इसके बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली अ वर्चुअल फंक्शन इज यूज्ड द बेस क्लास इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द फंक्शन इज ओवर रिटन। देखिए मैंने जैसा आपको बताया कि जो आपका बेस क्लास में ये वर्चुअल फंक्शन बनाया जाता है, ये बनाया ही इसीलिए जाता है ताकि इसको ओवरराइड किया जा सके, और जनरली इसकी बॉडी खाली रहती है। This especially applies to case where a pointer of base class points to a object of derived class। अब ये तब होता है कि जब हमारा बेस क्लास का पॉइंटर किसको पॉइंट करता है? डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता तो आप कमेंट करके या टेलीग्राम पर पूछिए। अब हम समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू टेक वन ऑन मैनी फॉर्म्स। The most common use of polymorphism in OOP occurs when a parent class reference are used to refer a child class object।
अब यहाँ पर है कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो अलग अलग जो आपके फॉर्म्स होते हैं वो लेने के काम आता है। अब आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि आपका पेरेंट क्लास में होता है, चाइल्ड क्लास में बनाया जाता है। ये इसलिए बनाया जाता है कि जब आपका पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, तो ये उस तरह से मतलब है यहाँ पर कॉन्सेप्ट। तो इसका भी आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको सिंपल एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। देखिए, अब मैं अगर यहाँ पर नंबर लिखूँ 3 + 9, तो ये कितना होगा यहाँ पर, तो आप बोलेंगे ये यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पर लिखूँ अगर अभी, और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँ प्लस, और फिर यहाँ पर मैं लिख दूँ नव, तो क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा यहाँ पर अभिनव। तो अब ये क्या हुआ, देखिए ये आप बोलेंगे यहाँ पर एडिशन हो गया। अब यहाँ पर ये प्लस ऑपरेटर एडिशन कर रहा है, यानी जोड़ रहा है, 3 + 9 को 12। अब यहाँ पर ये प्लस ऑपरेटर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये कंकैटिनेशन का काम कर रहा है। तो जो हमारा ये प्लस ऑपरेटर है इसने मल्टीपल फॉर्म्स यहाँ पर दिखाई अपनी, कि यहाँ पर अगर मैंने इंटीजर दिया तो इंटीजर को जोड़ दिया। अब यहाँ पर मैंने अगर स्ट्रिंग डाली तो इसने स्ट्रिंग को जोड़ दिया। अब स्ट्रिंग तो हमेशा, यानी कि अगर ये इंटीजर होता तो यहाँ पर एरर आती, कि यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से लिखता कि अभी प्लस नव, तो यहाँ पर एरर आनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा इंटीजर नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर है कि यहाँ पर जो आपका प्लस ऑपरेटर है इसने दो तरह के आपने के काम किए, इंटीजर के लिए भी और स्ट्रिंग के लिए भी। तो यहाँ पर ये पॉलीमॉर्फिज्म का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, आपको आइडिया मिला होगा कि किस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और जनरली यही आपसे 10-11 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, और मुश्किल से ये 20 से 30 मिनट का ही इंटरव्यू होता है। तो आप प्रिपेयर करिए, और जो टेक्निकल वाली यानी कि सी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, C++ DS से, उसकी एक वीडियो आपको मिल जाएगी 2-3 दिन में, यानी कि इस वीक में आपका इस जो सैटरडे आने वाला है इससे पहले आपको DBMS और C++ DS से ये दोनों वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।